अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि फ़िनलैंड में कैसे हम सबसे आसान तरीके से स्कॉलरशिप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते थे कि कौन कोई-सी भी ऐसी स्कॉलरशिप बता दें जहाँ हम आसानी से जा सकें, दाखिला भी मिल जाए, स्कॉलरशिप भी हो जाए, मंथली स्टाइपेंड भी हो, पार्ट टाइम वर्क भी कर सकें, पीआर भी ईज़िली मिल जाए, लिविंग एक्सपेंस भी कम से कम हो, एप्लीकेशन की फ़ीस भी ना हो और काम करने की इजाज़त भी हो। तो ये फ़िनलैंड ऐसा आइडियल कंट्री है जहाँ पे आप स्टडी भी ईज़िली कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का प्रोसेस सबसे ईज़ीएस्ट है, एप्लीकेशन प्रोसीजर सबसे आसान है, डॉक्यूमेंटेशन सबसे कम है, लिविंग एक्सपेंस ना होने के बराबर है, मतलब अगर आप 4 गुना कमाते हैं तो उसका 1 गुना भी लिविंग एक्सपेंस नहीं है। वर्क पार्ट टाइम आप आसानी से कर सकते हैं और इसके बाद जब आप डिग्री वगैरह कर लेते हैं तो लीगली हर तरह के शोबे में यहाँ पे वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं। वीज़ा आसान है, वीज़े की फ़ीस है थोड़ी बहुत, बाकी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज इस वीडियो में मैं आप सबको गाइड करूँगा कि हम इन स्कॉलरशिप्स के बारे में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इनको कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन-सी साइट्स हैं, कौन से लिंक्स हैं, कौन से प्रोसीजर्स हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इस सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा वॉच करें, लाइक करें, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे सोशल नेटवर्क के तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इस वीडियो में मौजूद तमाम के तमाम वेब लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं आपकी आसानी के लिए। फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप है हमारे पास स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पीरियड। तो फ़िनलैंड का क्योंकि हम ओवरव्यू कर रहे हैं तो फ़िनलैंड में जब भी स्कॉलरशिप्स ओपन होती हैं तो वो जो पीरियड है वो नवंबर से दिसंबर का सेशन है। नवंबर से दिसंबर में फ़िनलैंड में तमाम किस्म की स्कॉलरशिप्स ओपन हो जाती हैं और इनकी जो डेडलाइन होती है वो जनवरी या फ़ेब के महीने में होती हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप्स देती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ ट्यूशन फ़ीस में वेव ऑफ करती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो फुली फंडेड होती हैं और वो मंथली आपको पैसे भी देते हैं, जैसे 1500 यूरो, 2000 यूरो। पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बाकायदा एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस दिया जाता है और आपको सैलरी भी दी जाती है। ठीक है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें बिल्कुल लिमिटेड फंडिंग होती है, लेकिन वो भी कुछ ना किसी एरिया में आपको स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यूनिवर्सिटीज़ की पूरी लिस्ट के ऊपर रिसर्च करनी होती है। तो आपके पास आप सब लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, तो आप सब लोगों को मैं लिंक्स दे रहा हूँ यूनिवर्सिटी की लिस्ट कैसे देखते हैं, फ़िल्टर कैसे करते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं, उन सबको देखते हैं। ये पहला लिंक है हमारे पास, ये यूनिवर्सिटीज़ का है, स्टडी इन फिनलैंड के नाम से ये हमारे पास वेबसाइट है। इसका लिंक मैंने आपको पिछली स्लाइड पे दिखाया है और इसके अलावा वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा इसके लिंक को सारे का सारा। इस यहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज़ की साइट पे स्टडी इन फिनलैंड में आपने आ जाना है। इसके नीचे ये पोर्शन बना हुआ है। इस पोर्शन में आप देखें फ़िल्टर बाय लिखा हुआ है सबसे नीचे और सॉर्ट बाय। तो फ़िल्टर बाय आप यूनिवर्सिटीज़ को उनकी रैंकिंग के हिसाब से भी फ़िल्टर कर सकते हैं। आपका डिग्री कौन-सा है, बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी, उस हिसाब से भी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ ये सारे शोबों में करा रही हैं वो कर सकते हैं। फ़ील्ड ऑफ स्टडी के लिहाज से भी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर सकते हैं या आप खुद से लिख दें कि मुझे इस फ़ील्ड की यूनिवर्सिटी चाहिए, तो उसके हिसाब से भी आप फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस या स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो फ़िनलैंड में जो है 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास या 2 तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं। एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ़ यूनिवर्सिटीज़ कहलाती हैं और यानी कि यूनिवर्सिटीज़ के या इंस्टीट्यूशंस के ज़मरे में आती हैं और दूसरी हैं यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज़, यूएएस। यूएएस वाली यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश प्रोग्राम टॉट होती हैं और यहाँ पे कॉम्पिटिशन हर साल बढ़ता जा रहा है या ज़्यादा होता जा रहा है क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता जा रहा है कि ये फ़िनलैंड में अभी गैप है, फ़िनलैंड में आसानी से जा सकते हैं, फ़िनलैंड यूरोप का हिस्सा है, फ़िनलैंड एक अच्छा कंट्री है। तो जैसे ही लोगों को ये और यहाँ पे फैमिली के साथ भी मूव किया जा सकता है, आपका एजुकेशन गैप है तब भी आप मूव कर सकते हैं। तो फ़िनलैंड में क्योंकि इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ हैं तो यूएएस जो है यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ वाली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाज़ औक़ात अगर उनका कॉम्पिटिशन बढ़ जाए या एप्लीकेशंस की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो उनका एक टेस्ट होता है जिसको पास करना लाज़मी होता है ताकि आपको स्कॉलरशिप अटेन करनी पड़े। अदरवाइज़ आप जा सकते हैं लेकिन वो आपको ट्यूशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ये फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आपको बता रहा था कि स्क्रीनिंग और फ़िल्टरिंग में ये देखें ये बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, इन फील्ड्स की लिस्ट भी यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसमें हमारे पास बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी इन सब की लिस्ट है। आप जैसे ही कोई भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस या स्क्रीनिंग करना चाहेंगे यूनिवर्सिटीज़ की इस स्टडी इन फिनलैंड वाली साइट पे, तो ये यूनिवर्सिटीज़ की पूरी लिस्ट भी आ जाएगी, कौन-कौन से प्रोग्राम्स करा रही है, यूएस के अंडर है या नहीं है, इंग्लिश टॉट है या नहीं है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, वो सारा आगे चल के बताते हैं। तब तक मेरी इस वीडियो को एंड तक देखते रहें ताकि आपको पता चले कि एप्लीकेशन कहाँ से भरनी है, एप्लीकेशन का पोर्टल कौन-सा है, एप्लीकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट, फ़िनलैंड जो है वो हर यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग-अलग नहीं है कि आपने हर यूनिवर्सिटी के अलग से जाना है, अलग से अप्लाई करना है। ये बहुत ज़्यादा आसानी है कि फ़िनलैंड में जितना भी एडमिशन का क्राइटेरिया है वो बिल्कुल स्वीडन की तरह है। जैसे स्वीडन में भी सारा एडमिशन क्राइटेरिया सेंट्रलाइज़्ड है, एक ही साइट के ऊपर होता है।
एडमिशन स्वीडन के ऊपर। यहाँ पे फिनलैंड का भी ऐसा है कि फिनलैंड में अंदर भी जो एडमिशन सिस्टम है वो सारा का सारा सेंट्रलाइज है, और ये हमारे लिए आसानी भी है कि हमने जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है हम एक ही पोर्टल यूज करें, वहीं पे अप्लाई करें, और मेन एप्लीकेशन पोर्टल को यूज करते हुए हम क्या करें, अपनी यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करें और उसी पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई भी कर दें। और सबसे बड़ी बात, उस ऑनलाइन पोर्टल की फीस भी नहीं है। नेक्स्ट, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस। एक और क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आता है कि फिनलैंड में अगर मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया तो क्या स्कॉलरशिप के लिए मुझे अलग से अप्लाई करना पड़ेगा? आपने जो एक सेंट्रलाइज पोर्टल पे, यानी कि मेन एप्लीकेशन पोर्टल पे अगर आपने कोई एप्लीकेशन फिल कर दी है अपनी यूनिवर्सिटी को स्क्रीन करके, उनकी डॉक्यूमेंटेशन और रिक्वायरमेंट को पूरा करके, तो आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के ज़मरे में भी आएगी। अगर आपकी एप्लीकेशन इतनी अच्छी है, तो आपको स्कॉलरशिप उसी पे मिल जाएगी। आपको अलग से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पोर्टल है, वहाँ पे एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और सेम वही जो एप्लीकेशन आपने अप्लाई की होगी, उसी को आप स्कॉलरशिप के ज़मरे में भी ला सकते हैं, या वो स्कॉलरशिप के अंडर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सेपरेट से कोई एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करवानी पड़ेगी। और ना ही किसी किस्म के किसी प्रोफेसर से पहले से एक्सेप्टेंस लेनी होगी, या ऑफर लेटर लेना होगा, या प्री एडमिशन लेटर लेना होगा। स्कॉलरशिप्स जैसे ही आप एडमिशन लेंगे तो आपको स्कॉलरशिप भी अवार्ड कर दी जाएगी। तो कितनी आसानी है लोगों के लिए, ना एक्सेप्टेंस लेटर की झंझट है, ना फीस की झंझट है, ना एडमिशन लेटर की, ना ऑफर लेटर की। जस्ट यू हैव टू अप्लाई, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, स्क्रीन होगी, उसके बाद अगर आपका यूएस के अंडर है तो आपका वहाँ पे एडमिशन टेस्ट हो सकता है, उस टेस्ट के तहत आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी, यूनिवर्सिटीज अलॉट हो जाएंगी, और आपको स्कॉलरशिप भी अटेन हो जाएगी। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, हमें क्या चाहिए? अगर मैं पाकिस्तान से स्टूडेंट हूँ, एप्लीकेंट हूँ, पीएचडी का, मास्टर्स का, बैचलर्स का, तो हमें सिर्फ एचईसी से अपनी अटेस्टेड फोटोकॉपीज चाहिए डॉक्यूमेंट्स की, और कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, और कुछ नहीं चाहिए आपको। एचईसी सर्टिफाइड फोटोकॉपीज वो होती हैं कि हमने अपनी जो एचईसी से डिग्री वेरीफाई करानी है, तो उसके उसके साथ साथ हमने फोटोकॉपी भी एचईसी से वेरीफाई करवा लेनी है। तो अगर आप एचईसी फिनलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं, या स्वीडन में अप्लाई करना चाहते हैं, डेनमार्क में अप्लाई करना चाहते हैं, तो सेम, ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है। एचईसी सर्टिफाइड कॉपीज आपने एचईसी से एक ही दफा दो दो तीन तीन बनवा लेनी है, अपनी डिग्री, हायर डिग्री की, सबसे हाईएस्ट जो डिग्री है सिर्फ उसकी। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज ले लें, और इन कॉपीज को अपने टीसीएस के जरिए फिर फिनिश यूनिवर्सिटीज को भेजनी है, या फेडेक्स के जरिए, या डीएचएल के जरिए, जो आपको कोरियर अच्छा लगता है आप उसके जरिए भेज सकते हैं। और ये कि आप जहां पे भी डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं वही आपने ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन में फिल भी किया हो सब कुछ। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसी है, फिनलैंड में चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है। तो आपको बता दूं कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आइल्स प्रेफर करती हैं 6.5 और ओवरऑल 6 बैंड्स को। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो आइल्स को प्रेफर नहीं करती, बल्कि आपकी यूनिवर्सिटी से कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बना हो उसको मानती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड किसी भी यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट को मान लेती है। या आप इसके अलावा टॉफल के दे सकते हैं, पीटीई का एग्जाम दे सकते हैं, या किसी भी किस्म का और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम देके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आगे लिंक दिखाने जा रहा हूँ यूईएफ यूनिवर्सिटीज के एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के, कि हमने किसी भी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाना है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड की साइट पे जा रहा हूँ, और वहां पे आपको बताता हूँ कि कैसे लिखा होता है, क्या होता है। ये देखें, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड की साइट है। यहाँ पे आप साइट करते ही मेन लिंक पे जैसे आते हैं, तो मेन लिंक पे ही लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, स्टूडेंट की सिलेक्शन किस बेस पे की जाती है, ट्यूशन फीस एंड वेवर्स कैसे कैसे हो सकती हैं, एप्लीकेशन का ड्यूरेशन या पीरियड कब से कब तक है। आप इसमें भी फर्दर अगर मैं कहता हूँ कि एप्लीकेशन प्रोसेस में जाता हूँ तो उसकी डिटेल आ जाएगी। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वाले सेक्शन के ऊपर है। तो आप यूनिवर्सिटीज में इस तरह से जाके देख सकते हैं फिनलैंड की किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर कि प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं, और हमने कौन कौन सा क्राइटेरिया इसके लिए पूरा करना है। एप्लीकेशन फीस, तो मैं आपको पहले ही ये गुड न्यूज़ दे चुका हूँ कि फिनिश यूनिवर्सिटीज में किसी भी किस्म की एप्लीकेशन फीस नहीं है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से मतलब ये है कि आप जैसे जर्मनी में हम जाते हैं तो हमें अपने अकाउंट में कोई ना कोई बैंक बैलेंस रखना पड़ता है, अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो यहाँ फिनलैंड पे ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपने अप्लाई करना है तो फॉर सिक्योरिटी सेक ऑफ पर्पस, मतलब सिक्योरिटी के तौर पर आपने पाकिस्तानी करेंसी में इतनी अमाउंट अपने अकाउंट में रखनी है, और शो करानी है एक साल तक कितनी, 6,720 यूरोज। इसको ये अकाउंट किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं आपका ही हो, ये किसी का भी अकाउंट हो सकता है। ठीक है, ये किसी का भी अकाउंट हो सकता है, पाकिस्तानी करेंसी में भी हो सकता है। और इसका सिर्फ आपने प्रूफ, अगर आपका नहीं है किसी और का है, तो प्रूफ ऑफ इनकम सर्टिफिकेट का सोर्स साथ लगाना है, और इतनी अमाउंट आपने रख के उनको दिखानी है कि मेरे अकाउंट में इतनी पड़ी हुई है ये। लेकिन इसको ये नहीं है कि आपने इसको अमाउंट को ब्लॉक करवा देना, अकाउंट को ब्लॉक करवा देना इस अमाउंट के अगेंस्ट, ऐसा कुछ नहीं है।
आपने उनको एडमिशन लेते वक्त इतनी अमाउंट अपने अकाउंट में शो करानी है जो तकरीबन 1 साल से पड़ी हुई हो, और उसका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान है तो पाकिस्तान शो करा दें, स्वीडन है तो स्वीडन शो करा दें, फिनलैंड है तो फिनलैंड शो करा दें। और ये इनकम पाकिस्तानी करेंसी के अगेंस्ट भी हो सकती है, ठीक है, और किसी भी रिलेशन के थ्रू हो सकती है। आपका दोस्त है, भाई है, कजन है, दूर परे का कोई अंकल है, आंटी है, किसी की भी अकाउंट में ये रकम पड़ी हो, लेकिन वो 1 साल तक कंटिन्यूअसली वहीं पे मौजूद रहे जब तक कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती। रेजिडेंस परमिट। अब आपको रेजिडेंस परमिट कब मिलेगा? मतलब आपका एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद आपने वीजे के लिए अप्लाई करना है, वीजे के लिए आपने शेड्यूल करनी है अपनी अपॉइंटमेंट, जैसे बाकी वीजा के प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। इस्लामाबाद में भी सुना है एम्बेसी ओपन हो जाएगी फिनलैंड की अनकरीब, लेकिन बहुत सारी रिक्वायरमेंट इसकी अबू धाबी या दुबई एम्बेसी के थ्रू होती है। इसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं कि पाकिस्तान में फिनलैंड की एम्बेसी कहाँ पे है, या अभी नहीं है तो दुबई के थ्रू हम कैसे प्रोसीजर करते हैं। तो जितनी जल्दी आपका एडमिशन होता है उतनी ही जल्दी अपना ये प्रोसेस स्टार्ट कर दें, ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करें, रेजिडेंसी के इंटरव्यू के लिए जाएं, वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएं, ताकि आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस हो जाए जल्दी, क्योंकि आपके पास एडमिशन लेटर या ऑफर लेटर तो आ चुका होगा, उसी के बेस के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा और रेजिडेंस परमिट कार्ड आपको मिल जाएगा जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकेंगे। सबसे अच्छी चीज़ एक ये भी है कि अगर फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं या बांग्लादेश में, श्रीलंका में, कहीं पे भी हैं दुनिया में, और आपने अपनी एजुकेशन को छोड़े हुए आपको 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, व्हाटएवर जितना भी आपका एजुकेशन गैप है, तो फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जो आपके एजुकेशन गैप के साथ भी आपके एडमिशन को एक्सेप्ट करती है। आपको एक्सेप्ट करते हुए आपकी किसी भी किस्म की डिग्रीज में आपको दाखिला देने के लिए राजी होती है। और सबसे ज़्यादा डिमांड इन कंट्रीज में आजकल आईटी की है, आईटी से रिलेटेड कोर्सेज की है, कंप्यूटिंग की है, कंप्यूटिंग क्लस्टर की है, एआई से रिलेटेड कोर्सेज की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोर्सेज की है, क्लस्टरिंग, ऐप डेवलपमेंट के से रिलेटेड, एनिमेशन से रिलेटेड, सारी जितने भी ऐसे कोर्सेज हैं, इनमें इन कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप इन कोर्सेज में दाखिला लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको रख लिया जाए, या अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं इस सिलसिले में तो आपको पीएचडी में भी इनमें रखा जाए। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेंट्रलाइज्ड है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फिल करनी है, इसका लिंक वीडियो के एंड में दिया हुआ है, एक्सप्लोर करें उस सिस्टम को, उस चीज़ों को पढ़ें, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है अपनी एडमिशन पर्पज़ के लिए करें। पीएचडी प्रोग्राम जो है ये हमेशा फिनलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, यहाँ पे पीएचडी जो प्रोग्राम है वो एक पेड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। जैसे आप किसी जगह जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब का स्टेटस है पीएचडी का, आपको बाकायदा सैलरी दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट वाले सारे हकूक दिए जाते हैं। फर्ज करें आपने 4 साल की आपने कोई सी भी पीएचडी की है, और उसके बाद अगर आपको वहीं पे किसी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो आपने सिर्फ 2 साल और जॉब करनी है, और 6 साल के बाद आप वहाँ पे स्ट्रेट पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पीएचडी के दौरान आप अपनी फैमिली भी साथ लेके जा सकते हैं, अपने बच्चे भी साथ लेके जा सकते हैं, आपको सारी मराहत दी जाएंगी जो वहाँ के लोगों को मिलती है, आपके बच्चों की फीस फ्री है, स्कूलिंग फ्री है, मेडिकल फ्री है, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है। लेकिन ये सारी चीज़ें जाने से पहले नहीं होंगी, आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए, आप वहाँ पे पहुँच जाएं, उसके बाद ये सब कुछ होगा। पार्ट टाइम वर्क की बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हर कंट्री की तरह ये असूल बना लें, अगर ज़्यादा बड़ा शहर है तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, छोटा शहर है तो कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मिनिमम वेज आपकी 10 यूरो पर आवर है, और आप कम से कम एक हफ्ते में 30 घंटे तक काम कर सकते हैं। और जॉब्स आप कौन-कौन सी कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद आपके पास वर्क परमिट नहीं है काम करने का, तो उस दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी फीस, अपना खर्चा या अपनी स्कॉलरशिप की अमाउंट उनको अगर पार्शियल मिलती है तो उसके लिए जो खर्चा पूरा करते हैं वो कुछ न्यूज़पेपर सेल करते हैं, कुछ न्यूज़पेपर ड्रॉप करके आते हैं, कुछ फूड डिलीवरी का काम करते हैं, कुछ किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, कुछ क्लीनिंग का काम करते हैं, कुछ पेंट का काम करते हैं। तो इस तरह की और जॉब्स बहुत सारी आसानी से मिल जाती हैं, खासतौर पे फूडोरा रिलेटेड जो है फूड डिलीवरी वाली, ये तो बहुत ही आम है वहाँ पे। तो इनकी ये सैलरीज भी अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा। मैं जब पीएचडी कर रहा था, पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा था अपनी स्वीडन के अंदर, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो न्यूज़पेपर फेंकते थे या फूड डिलीवर करते थे, और यकीन माने उनकी जो सैलरी थी वो महीने बाद, क्योंकि वो सिर्फ वही काम करते थे, तो उनकी जो सैलरी थी वो मेरी पोस्ट डॉक की सैलरी से ज़्यादा थी। तो उनका स्टेटस ज़्यादा अच्छा था। तो ये इन जॉब्स को आपने बुरा नहीं बनाना, आप 30 घंटे तक ऑफिशियली लीगली काम कर सकते हैं, तो आप उसको करें, आप वहाँ पे जाके अपना खर्चा भी पूरा करें, अपने घर वालों के एक्सपेंसेस भी पूरा करें, अपने बीवी बच्चों के एक्सपेंसेस भी पूरा करें। लिविंग एक्सपेंस कितना है? तो स्टूडेंट अपार्टमेंट जो है 250 से 330 यूरो तक मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स के मिला के। ग्रॉसरी तकरीबन $150 तक है लिविंग एक्सपेंस महीने का आपका, इसके अलावा 400 से $500 है। अगर आप स्टूडेंट होते हुए अर्निंग करते हैं तो तकरीबन 1200 यूरो से 2000 यूरो तक आप कमा सकते हैं। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो उन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड,
फिनलैंड में सेटिंग से रिलेटेड, या आप सेटल होना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, फैमिली मेंबर्स को बुलाना चाहते हैं, फिनिश पढ़ना चाहते हैं, फीस कैसे मैनेज करेंगे, पार्ट टाइम जॉब्स कैसे करेंगे, वर्किंग आवर्स कैसे हैं, विजिट वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता, कंसल्टेंट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो ये क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से। सबसे पहले कि एजुकेशन फ्री है फिनलैंड में। यूरोपियन के लिए तो सबको फ्री है, लेकिन अगर हम नॉन यूरोपियन से हैं तो हमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास स्कॉलरशिप नहीं है तो हमारे लिए भी फ्री नहीं है। अगर हमारे पास स्कॉलरशिप होगी तभी हमारे लिए फ्री है। फिर अगर हमें वहां जाके वर्क परमिट मिल जाता है तो अब हमारी एजुकेशन फ्री हो जाती है। मिनिमम क्या है, इंटरमीडिएट परसेंटेज कितनी रिक्वायर्ड है, तो 45% तक अगर आपके पास एफएससी में नंबर है तो आप बैचलर्स के लिए वहां जा सकते हैं। मास्टर्स में भी इसी तरह अगर आपकी जीपी 2.5 से ऊपर है तो आप वहां पे मूव कर सकते हैं। फिनलैंड में सेटल होना आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। हर तरह की रिलेटेड जॉब है, वर्क है, पीआर है, सिटीजनशिप है, हर तरह की मराद आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, इजीली बुला सकते हैं, विजिट वीज़ा पे बुला सकते हैं। बच्चों को बुला सकते हैं, आराम से बुला सकते हैं। ठीक है। कितनी जल्दी फिनिश लैंग्वेज आप सीख सकते हैं? 6 से 9 माह में, अगर आप लगातार अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। और सबसे बड़ा फायदा ये है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जब भी आप लैंग्वेज सीखेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर अपनी फीस को कैसे मैनेज करेंगे? आपकी फीस कम से कम भी एनुअली 8,000 यूरोस तक है, जो मैनेजेबल है अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं। और अगर आप स्कॉलरशिप पे नहीं है तो आप पार्ट टाइम जॉब करके इस फीस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। 8,000 से ज़्यादा अगर आपकी फीस है तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। आपको 2-2 3-3 नौकरियां करनी पड़ती हैं, वो भी कुछ लीगल होती हैं और कुछ ऑड होती हैं, और कुछ आप ऑड वे में जाके कर रहे होते हैं। कितने घंटे आप काम कर सकते हैं? 30 घंटे आप काम कर सकते हैं लीगली। जॉब विजिट वीज़ा पे मिल सकती है। अगर आप विजिट के लिए गए हैं तो आप जॉब ना ही करें, क्योंकि आप अपना स्टेटस खराब ना करें। आप जब पूरे स्टडी वीज़ा पे जाएं तो अब लीगली आप 30 आवर्स काम कर सकते हैं, तो उसी पे मैं रिकमेंड करूंगा तो कि आप अपनी जॉब करें। कंसल्टेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप पढ़े लिखे हैं सब लोग माशाल्लाह। अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, पीएचडी के लिए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कंसल्टेंट की ज़रूरत ही नहीं है। सेंट्रलाइज सिस्टम इतना आसान है कि आप एक दफ़ा खुद से स्टडी करेंगे, 2-3 घंटे लगाएंगे। हर पोर्टल को, जो वेबसाइट, जो लिंक मैंने एंड में दिए हैं, उनको खुद से एक दफ़ा स्टडी कर लेंगे। आप कहेंगे मुझे ये पहले क्यों नहीं पता था। ठीक है। वीज़े के बारे में मालूमात, वीज़े की फ़ीस कितनी है उसके बारे में आगे बताता हूँ। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी कम्युनिटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। और इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। यूजफुल वेबसाइट्स के लिंक्स ये दिए हुए। मेन एप्लीकेंट पोर्टल कौन सा है, जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वीज़ा इन्फॉर्मेशन कैसी है, ये सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है। और इन लिंक्स को मैं दिखाता हूँ। ये मेन एप्लीकेंट पोर्टल है, यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन फिल करनी होती है। और ये नीचे एप्लीकेशन, आप साइड पे जो बार आ रही है लेफ्ट साइड पे, आप इसमें देखेंगे मेन एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, और वहाँ पे आप जिस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर चुके हैं वहाँ पे अप्लाई करते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो स्टडी इन फिनलैंड की साइट से आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप यूएस से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम कैसी है, एप्लीकेशन आप कब कब दे सकते हैं, स्प्रिंग की, ऑटम की। ठीक है। और इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्या क्राइटेरिया है, वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। वीज़ा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये फिनलैंड वीज़ा की साइट है पूरी की पूरी। वीज़ा की कॉस्ट कितनी है, तो एम्बेसी फीस 350 यूरोज है। इसके अलावा आपने जब वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है तो आपने वहाँ जाने तक से पहले ही, मतलब अगर आपके जाने में 1 महीने का टाइम है तो 1 महीने की आपने हेल्थ इंश्योरेंस शो करनी है। अगर आपके जाने में 3 महीने का टाइम है तो आपने 3 महीने की हेल्थ इंश्योरेंस जाने से पहले लोकल करेंसी में उनको शो करनी है। थैंक यू सो मच। वीडियो वॉच करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ऑफिशियल वेब पेजेस को हमेशा देखते रहें ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सारे के सारे लिंक मैं वीडियो में डाल रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।